दोस्तों सोम के लेक्चर 2 पे आपका स्वागत है। कल लेक्चर 1 में जो हमने पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, एक बार एक रिकैप ले लेते हैं। कल हमने समझा था कि स्ट्रेस क्या होता है, क्या उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और जो सोम हम पढ़ते हैं उसमें क्या डिफरेंस है। फिर हमने ये देखा था लास्ट में कि स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस था। तो उसी डिस्कशन को आज कंटिन्यू करते हुए स्ट्रेंथ के बाद से हम पढ़ते हैं। तो जब मैं स्ट्रेंथ बता रहा था तब मैंने ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ करा था। मैंने फिर से इसे ड्रॉ कर दिया है। इस एक्सिस में होता है स्ट्रेन और इस एक्सिस में होता है स्ट्रेस। ये जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है, ये माइल्ड स्टील के लिए है, क्योंकि मटेरियल बताना इंपॉर्टेंट, क्योंकि हर मटेरियल का सेशन कर्व अलग अलग होता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं कि अगर मैं रबड़ के लिए बात करूं तो सेशन कर्व कुछ इस तरह होता है। तो चलिए, माइल्ड स्टील का ही क्यों एग्जांपल लिया जाता है हर जगह, क्योंकि इसमें वेल डिफाइंड बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि यहाँ पर इलास्टिक पॉइंट होता है, प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, यील्ड पॉइंट होता है, लोअर यील्ड पॉइंट होता है, नेकिंग पॉइंट जहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रैक्चर पॉइंट होता है। दूसरे कर्व में इतने सारे पॉइंट्स हमें विजिबल नहीं होते, तो उनकी स्टडी को सिंप्लीफाई करने के लिए और एक होलसम स्टडी करने के लिए हम माइल्ड स्टील का ही कर्व ज़्यादातर फॉलो करते हैं। वो चलिए हम बाद में देखेंगे कि सेक्शन कर्व माइल्ड स्टील का क्या क्या वो पॉइंट्स है, उनकी स्टडी करेंगे। पर आपको इतना मैंने बताया था कि इलास्टिक जो पॉइंट होता है उसी के अंदर हम सोम में जो लोड होता है वो इलास्टिक पॉइंट के अंदर ही होता है। तो मान लीजिए ये वो इलास्टिक पॉइंट है। तो यहाँ तक अगर हम देखें कि यहाँ जो स्ट्रेन होता है वो लगभग 0.12% होता है। और टोटल इस मटेरियल में, मान लीजिए ये जो मटेरियल था जिसको टेस्ट करके ये स्ट्रेन कर्व बनाया गया है, हम इसमें टेंशन अप्लाई करते रहते हैं और अलग अलग स्ट्रेन की वजह से कितना स्ट्रेस जनरेट होता है उसे प्लॉट करते रहते हैं। तो इलास्टिक लिमिट तक कितना स्ट्रेन होता है? 0.12%। और फ्रैक्चर में जाके यहाँ पर जो स्ट्रेन होता है वो अप्रोक्सीमेटली 25 to 40% होता है। तो आप ये देख सकते हैं कि एक्चुअल जो बॉडी स्ट्रेन हो सकता है वो कितना है? बहुत ज्यादा, 25 to 40%। और जो इलास्टिक लिमिट में है वो बहुत ही कम है। और हमने ये समझा था कि जो सोम है वो विद इन द इलास्टिक लिमिट की ही स्टडी करता है। तो हमारे पास जो रीजन है वो सिर्फ इतना है, सोम। इसके आगे, इलास्टिक लिमिट के आगे जो ये रीजन है, ये सारा ही प्लास्टिक रीजन है। इलास्टिक रीजन में आपने हुक्स लॉ सुना होगा, तो वो हुक्स लॉ वैलिडी इस रीजन के लिए है। क्या होता है आगे देखेंगे। और प्लास्टिक रीजन की जब स्टडी करते हैं तब ये हुक्स लॉ फेल हो जाता है। इसकी स्टडी के लिए जो इक्वेशन यूज करते हैं वो है हॉफमैन इक्वेशन। हॉफमैन हॉफमैन इक्वेशन। ये हायर स्टडीज में हम पढ़ेंगे। अभी जो हमारे सिलेबस में, बीटेक के सिलेबस में वो सोम है, उसमें हम इस रीजन तक ही कन्फाइन रखेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो बहुत कम है, 0.12%। यहाँ 25%, यहाँ पॉइंट कुछ परसेंट है। तो हम क्लियरली, हमें ये विजिबल होता है कि सोम के केस में जो डिफॉर्मेशन होंगे वो बहुत ही कम होंगे। कहने का मतलब, जैसे कि मान लीजिए ये कोई बीम है, इसमें कोई लोड लग रहा है पी, तो इसकी वजह से जो ये डिफॉर्मेशन आएगा ये बहुत ही, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा बहुत कम होगा। जो भी चेंजेस आएंगे, थीटा हो गया कि कितना एंगल ये चेंज कर रहा है हॉरिजॉन्टल से, तो ये इन सब के जो मैग्नीट्यूड होगा वो बहुत ही कम होगा। मान लीजिए कि मैं इस लोड की वैल्यू बढ़ा के, मतलब इलास्टिक रीजन के बाहर ले गया, इस लोड की वैल्यू मैंने इंक्रीज कर दी और इलास्टिक रीजन के बाहर लेके चला गया, तब जो डिफॉर्मेशन होगा वो ज्यादा होगा पहले से। ये मैं डेल्टा डैश एज्यूम कर लेता हूँ। आगे चल के हम पढ़ेंगे कि इस डेल्टा को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये कैंटिलीवर बीम है। इस कैंटिलीवर बीम में अगर पॉइंट लोड लगा हुआ है तो उसमें, अगर ये पॉइंट लोड विद इन इलास्टिक लिमिट है, तो ये डेल्टा डिफॉर्मेशन, जो डेल्टा की वैल्यू होती है वो होती है पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। पर इस केस में जहां पर ये इन प्लास्टिक रीजन है, ये लोड प्लास्टिक रीजन का मतलब जो लोड है वो इलास्टिक लिमिट के बाहर है। तो यहाँ पर ये जो डिफॉर्मेशन का फॉर्मूला डेल्टा, इसे मैं ये नहीं लिख सकता जो मैंने आपको पहले बताया, पी एल क्यूब अपॉन 3 ई आई। क्योंकि ये फॉर्मूला डिराइव ही इस एजम्पशन पे हुआ है कि जो लोड है वो विद इन इलास्टिक लिमिट है। कहने का मतलब ये था कि अगर लोड इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है तो जो भी हमने फॉर्मूले पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं सोम में, वो सारे फेल कर जाएंगे उस एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए, एनालाइज करने के लिए। तो तब ये सारे फॉर्मूले इन हाईली प्लास्टिक रीजन के लोड के लिए हम नहीं यूज कर सकते, उसके लिए अलग फिर इक्वेशन पढ़ना पड़ता है, वो हायर स्टडीज में पढ़ेंगे। तो हम जो कन्फाइन करेंगे जो हमारे सिलेबस में है, वो सिर्फ इन डिफॉर्मेशन के लिए। तो बस कहना ये था कि जो हमें पढ़ना है कि सोम एप्लीकेबल किसमें, विद इन इलास्टिक लिमिट है। सोम में जो डिफ्लेक्शन, जो भी डिफ्लेक्शन हो, एंगुलर चेंज हो, थीटा हो, ये सब इनका मैग्नीट्यूड बहुत कम रहेगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं हुक्स लॉ। हुक्स लॉ क्या बोलता है कि अगर किसी मटेरियल जो कि लीनियर इलास्टिक मटेरियल है, उसमें अगर हम स्ट्रेन लगाए तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा स्ट्रेस के।
हम इसे लिख लेते हैं, इन लीनियर इलास्टिक मटेरियल जो स्ट्रेस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के। मतलब सिग्मा स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन बीटा। प्रोपोर्शन लिमिट को हटाए तो सिग्मा इक्वल्स टू कांस्टेंट ई इंटू नीटा। ये जो ई है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इसी को कहते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो हुक्स लॉ वैलिड कौन से मटेरियल के लिए है? लीनियर इलास्टिक मटेरियल। अब ये समझते हैं लीनियर इलास्टिक मटेरियल क्या है। जैसे कि अभी मैंने वो सेशन कर्व ड्रॉ करा था, मैं दो मटेरियल का ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये वही माइल्ड स्टील के लिए, ये माइल्ड स्टील के लिए था, और ये रबड़ के लिए। ठीक, माइल्ड स्टील में ये इलास्टिक लिमिट है, इलास्टिक लिमिट, और ये फ्रैक्चर पॉइंट। और अगर रबड़ की बात करें तो इसका इलास्टिक रीजन कहीं यहाँ पर लाई करता है, और ये इसका फ्रैक्चर पॉइंट। ठीक, अब जैसे कि हमने बात करा कि सोम एप्लीकेबल इलास्टिक लिमिट के अंदर है, तो ये भी इलास्टिक लिमिट की इस साइड में, तो यहाँ पर भी सोम एप्लीकेबल है। पर लेकिन हुक्स लॉ यहाँ पर भी एप्लीकेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हुक्स लॉ में बोला गया है कि एप्लीकेबल है लीनियर इलास्टिक मटेरियल। जैसे कि आप देख सकते हैं जो ये पोर्शन है, ये कैसा है? लीनियर है, स्ट्रेट लाइन है। पर यहाँ पर ये नॉन लीनियर है। ये आप नोट डाउन करते रहिएगा, ये नॉन लीनियर है। तो इस केस में हुक्स लॉ वैलिड नहीं। तो हुक्स लॉ वैलिड किस मटेरियल पे होगा? जो लीनियर इलास्टिक मटेरियल होगा, जो इलास्टिक रीजन से पहले वो लीनियरिटी शो करे, मतलब एक लाइन की इक्वेशन होगी। ठीक, तो हुक्स लॉ यही था। आगे हम अब नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। तो हमने अभी तक छोटे छोटे पॉइंट डिस्कस कर लिए सोम के बारे में। अब हम पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस। तो स्ट्रेस के बारे में तो हमने पढ़ लिया, अब स्ट्रेस कितने तरीके के होते हैं वो देख लेते हैं। तो अगर हम स्ट्रेस को ब्रॉडली क्लासिफाई करें, तो सबसे पहला जो उसका क्लासिफिकेशन है उसे हम कैन बी क्लासिफाइड इनटू, पहला नॉर्मल, और दूसरा शियर स्ट्रेस। शियर, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस ये दोनों डिपेंड करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन कैसी है। अगर फोर्स की डायरेक्शन नॉर्मल है तो उसे कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस, और शियर स्ट्रेस सब कहेंगे जब अलोंग द सर्फेस है। ये मैं आपको डायग्रामेटिकली शो करता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे मान लीजिए ये एक बीम है, रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से इसके सीजी पे एक पॉइंट अप्लाई करता हूँ, एक लोड अप्लाई करता हूँ सीजी पे, ये जो लोड है ये परपेंडिकुलर है इस सरफेस के, इस प्लेन के। अगर मैं इस प्लेन को देखूं, अगर मैं इस प्लेन को देखूं, ये कुछ ऐसा प्लेन है, इसको अगर मैं ऐसे बनाऊं यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट सीजी था, इस पे जो लोड लग रहा था वो बाहर की तरफ लग रहा है, और कैसे लग रहा है? परपेंडिकुलर। ये दिख रहा है आपको? मतलब ये अगर वो प्लेन है, इसके परपेंडिकुलर आउटवर्ड लग रहा है। तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम कहेंगे नॉर्मल स्ट्रेस। तो नॉर्मल, यहाँ पर जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर के लिए है। और शियर स्ट्रेस कैसा होगा? अगर इसी सेक्शन पे लोड इस तरीके से है, मतलब अलोंग द सरफेस, ऐसे ऐसे अगर कोई फोर्स है अलोंग द सरफेस, तो इस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा उसे हम कहेंगे शियर स्ट्रेस। ठीक है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस क्या होता है वो हमने देख लिया। चलिए, अब नॉर्मल स्ट्रेस को भी आगे फिर क्लासिफाई कर सकते हैं। शियर स्ट्रेस अभी थोड़ी देर में देखते हैं, पहले हम नॉर्मल स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन पढ़ लेते हैं। नॉर्मल स्ट्रेस को भी हम क्लासिफाई कर सकते हैं पहले।
डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, और दूसरा बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। तो सबसे पहले हमने देखा स्ट्रेस के अंदर था नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। अब नॉर्मल स्ट्रेस के भी दो क्लासिफिकेशन है, दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस और बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। ये डायरेक्ट और बेंडिंग नॉर्मल था कि वो सरफेस के परपेंडिकुलर था, इसलिए हमने नॉर्मल बोला। और आगे जो ये वर्ड लगा हुआ है डायरेक्ट या बेंडिंग, ये डिनोट करता है किस वजह से वो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ। अगर हमने डायरेक्टली उसे अप्लाई करा है तो उसे हम बोलेंगे डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। अगर बेंडिंग की वजह से नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ तो उसे हम कहेंगे बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। चलिए देखते हैं। मान लीजिए ये वही रेक्टेंगुलर बीम था, यहाँ मैंने लोड लगाया पी। ठीक है, ये सारी लोड विद इन द इलास्टिक लिमिट है, ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, हम स्टोन की स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये जो लोड लग रहा है इस मेंबर के ऊपर, रेक्टेंगुलर बीम के ऊपर, इसकी वजह से इस मेंबर में क्या होगा, इलोंगेशन होगा। ये मेंबर कुछ इलोंगेट करेगा। मान लीजिए ये ओरिजिनल लेंथ है इसका एल, और ये इलोंगेटेड लेंथ डेल्टा एल। तो इस फोर्स की वजह से इस मेंबर पे क्या हुआ, एक इलोंगेशन हुआ, क्योंकि कैसा फोर्स है, टेंशन, ये खींच रहा है, इसे हम टेंशन फोर्स कहेंगे। अब देखिए, जो ये जो अपर फाइबर था मेंबर का, मतलब अगर मैं ये कहूं कि इस बीम को ऐसे समझो कि एक किताब है, जैसे ये बीम का कुछ डेप्थ है, मतलब ये जो डेप्थ है, ऐसी किताबों में भी कुछ डेप्थ होता है। जैसे मान लीजिए ये वो किताब था, तो यहाँ पर एक लेयर है, यहाँ पर एक पेज है, यहाँ पर एक पेज, ऐसे पेज ऐड कर करके ये इसकी डेप्थ बनी है। ऐसे ही बीम में भी अलग अलग, अगर मैं सेक्शंस कंसिडर करूँ बहुत सारे, मतलब एक एनालॉजी ड्रॉ कर रहा हूँ बस, जैसे मान लीजिए कि एक किताब है, तो किताब में जैसे पेजेस होते हैं, यहाँ पर वो जैसे सेक्शन। तो क्या ये ऊपर वाला सेक्शन कितना इलोंगेट हुआ है, यहाँ से यहाँ तक डेल्टा है, बीच में कोई भी पॉइंट ले लो वो भी डेल्टा है, और नीचे भी डेल्टा है। इसका मतलब पूरे बीम के डेप्थ में जो हर एक पॉइंट था वो इक्वली इलोंगेट हुआ है, डेल्टा ही इलोंगेट हुआ है। ठीक, तो इसका मतलब पूरे डेप्थ में जो स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा वो भी इक्वल होगा। मैंने पहले ये बोला कि पूरे डेप्थ में इलोंगेशन सेम था, मतलब इलोंगेशन का मतलब स्ट्रेन हुआ, और स्ट्रेन की वजह से ही हमने लास्ट क्लास में फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस करा था कि स्ट्रेन की वजह से स्ट्रेस आता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब पूरे लेंथ में जो चेंज इन लेंथ है वो भी जब सेम है, तो पूरे लेंथ में जो स्ट्रेस का वेरिएशन होगा वो जीरो होगा, कोई स्ट्रेस वेरिएशन नहीं होगा, स्ट्रेस कांस्टेंट रहेगा। तो पूरे, अगर मैं स्ट्रेस का वेरिएशन दिखाऊं तो कुछ ऐसा होगा, कांस्टेंट। ठीक, और इसकी वैल्यू कितनी होगी, जो सिग्मा की वैल्यू होगी वो होगी पी डिवाइडेड बाई ए, क्रॉस सेक्शन एरिया। ए क्या है, इस बीम का क्रॉस सेक्शन एरिया। तो इस टाइप के स्ट्रेस को हम कहते हैं नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल तो समझ में आ गया होगा, क्यों, क्योंकि ये जो बीम का सेक्शन है वो कैसा सेक्शन है, रेक्टेंगुलर सेक्शन था, उसके ये नॉर्मल डायरेक्शन में, ये सेक्शन तो कुछ ऐसा था ना, बीम का सेक्शन कुछ ऐसा था, उस पर ये भाग की तरफ एक लोड लग रहा है, ये पी लोड लग रहा है, तो उसकी वजह से इलोंगेट हुआ, ये नॉर्मल डायरेक्शन में था, तो इसे हमने कहा कि ये नॉर्मल स्ट्रेस था। और हमने डायरेक्टली अप्लाई करा है तो इसे कहते हैं डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। तो यहाँ से ये समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस पूरे बीम के डेप्थ में क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक, अब नॉर्मल स्ट्रेस दूसरी तरीके से भी जनरेट हो सकता है, कैसे, बेंडिंग से। अब बेंडिंग से कैसे नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट होता है वो भी देखते हैं, पहले आप इसे नोट कर लीजिए। ठीक, मान लीजिए कि मैंने एक बीम को कंसीडर करा है, ये वो बीम था। अब बस सुनते रहिए, ये वो बीम था, इसमें बेंडिंग हुआ, तो बेंडिंग होने के बाद जो सेक्शन बना कुछ ऐसा बना। ठीक है, ये बीम ऐसे बेंड कर गया, इसे हम सैगिंग कहते हैं, वो आगे पढ़ेंगे। बीम सेट कर सकता है, हॉक कर सकता है। मेनली ये अभी समझिए कि जो बीम है वो बेंड कर गया। अब बेंडिंग की वजह से स्ट्रेसेस कैसे जनरेट हुआ वो देखते हैं। देखिए, ये जो टॉप मोस्ट लेंथ था, मतलब ओरिजिनल जो लेंथ था टॉप मोस्ट का वो भी एल था, और बॉटम मोस्ट फाइबर का वो भी एल ही था। ठीक, अच्छा मैं ब्लैक से डोनेट कर देता हूँ क्योंकि मैंने ब्लैक से बनाया था। ये बॉटम मोस्ट का भी एल था और टॉप मोस्ट का भी एल ही था, बेंडिंग से पहले, डिफॉर्मेशन से पहले। अब जब बेंडिंग हुआ तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो लेंथ है, इसकी लेंथ एल से कम हो गई है। ठीक, ये तो विजिबल है। और जो नीचे वाली जो आउटर मोस्ट है, इसकी लेंथ एल से बढ़ गई है। तो लेंथ
बढ़ कब सकती है? किसी भी मटेरियल जैसे ये है, इसकी लेंथ बढ़ेगी क्या जब मैं इसे खींचूंगा? तो इसका मतलब ये जो बॉटम मोस्ट फाइबर है, इसमें जो स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा वो टेंशन हुआ होगा। समझ में आ रहा होगा आपको? ऐसे ही ऊपर जो लेंथ है वो डिक्रीज हो गई है। अब इसको, इसकी लेंथ अगर मुझे डिक्रीज करनी है तो मुझे कंप्रेशन दबाना पड़ेगा, इसे दबाव प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो जब यहाँ लेंथ डिक्रीज हुआ है तो यहाँ पर किस तरह का स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा? कंप्रेशन। ठीक है। बीच में एक लेंथ ऐसी भी होगी जहां पर कोई भी लेंथ में चेंज नहीं आया होगा, जैसे कि जो ये वाला लाइन है, ये पहले भी एल लेंथ का था, अब भी एल लेंथ का है। मतलब इस एक्सिस में या इस प्लेन में कोई भी लेंथ चेंज नहीं हुआ। अगर इसका कोई लेंथ चेंज नहीं हुआ तो इस एक्सिस पे कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं हुआ। मैंने पहले ही बताया था फर्स्ट लेक्चर में, फिर से मैं वही बताऊंगा कि स्ट्रेन नहीं होगा तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा? यहाँ लेंथ चेंज हुआ ही नहीं तो स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा? नहीं होगा। अच्छा, अब इसका स्ट्रेस का वेरिएशन देखते हैं। जैसे हमने अभी उस वाले पहले वाले में देखा था कि जो ये नॉर्मल डायरेक्ट डायरेक्ट के केस में देखा था, तो इसका स्ट्रेस वेरिएशन कांस्टेंट था, पूरे बीम में यूनिफॉर्मली स्ट्रेस बन रहा था, क्योंकि हर कोई यूनिफॉर्मली इलोंगेट हुआ था। अब यहाँ देखते हैं इसका कैसा बनेगा। तो मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। मैं कंप्रेशन को पॉजिटिव अज्यूम करता हूँ और टेंशन को नेगेटिव। ठीक है, ये बस एक साइन कन्वेंशन यूज कर रहा हूँ। तो पॉजिटिव मैं इधर ड्रॉ करूंगा और नेगेटिव इस साइड। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है यहाँ पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी? जीरो होगी, क्योंकि इस लेंथ पे कोई चेंज आया ही नहीं। और इस एक्सिस को हम कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस, नाम से पता लग रहा हो न्यूट्रल। क्यों? क्योंकि इसमें स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? जीरो है, ना ही टेंशन है ना ही कंप्रेशन। इसके ऊपर कंप्रेशन होगा। मैं उसका वेरिएशन ड्रॉ कर देता हूँ ऐसा। पॉजिटिव बताया था मैंने कंप्रेशन को, और नीचे टेंशन, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंशन। डायरेक्शन दिखाऊं तो ऐसे। ठीक है, मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा विजिबल हो। यही बना देता है। और ये इधर कंप्रेशन, ये कंप्रेशन, और इधर टेंशन। अब मैंने आपको, ये आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि यहाँ पर जो स्ट्रेस का वेरिएशन तो आपने यूनिफॉर्म बना दिया था। यहाँ पर भी जितना सिग्मा है वहां पर भी जितना सिग्मा है यहाँ पर भी उतना ही है। पर यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सिग्मा की वैल्यू है, टॉप में मैक्सिमम, बॉटम में मैक्सिमम, फिर धीरे धीरे रिड्यूस होकर जीरो, फिर इंक्रीज हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? इसे हम इजीली समझ सकते हैं इस डायग्राम से। देखिए, इस लेंथ, यहाँ पर जो लेंथ था, जो न्यूट्रल एक्सिस के अलोंग था, इसमें कोई चेंज आया नहीं, तो वहां पर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी है? जीरो। इसके अगर हम ऊपर जाए, अब धीरे धीरे लेंथ डिक्रीज होना चालू हो रहा है बीम का। जो ये वाला लेंथ होगा वो इससे थोड़ा सा डिक्रीज हुआ होगा। ऐसा और ऊपर जाए और ऊपर जाए, तो अगर टॉप मोस्ट देखेंगे तो वो सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ होगा लेंथ। ठीक है, तो अगर सबसे ज्यादा डिक्रीज हुआ है तो सबसे ज्यादा स्ट्रेस जनरेट हुआ होगा, तो इसलिए मैक्सिमम स्ट्रेस कहाँ जनरेट हो रहा है? टॉप। ऐसा ही अगर हम नीचे की तरफ जाए, न्यूट्रल एक्सिस के नीचे, तो ये वाला लाइन अगर हम कंसिडर करें तो इसमें जो इलोंगेशन आया है वो न्यूट्रल एक्सिस से ज्यादा आया है। ऐसे ही अगर मैं और भी नीचे जाता रहूं और एकदम बॉटम उसमें पहुंच जाऊं, तो वहां पर जो इलोंगेशन था वो मैक्सिमम था, और मैक्सिमम मैक्सिमम इलोंगेशन की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ वो भी मैक्सिमम जनरेट हुआ, सिग्मा। ठीक है, तो ये जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए हैं इसे हम कहते हैं नॉर्म बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। ये नॉर्मल स्ट्रेस तो है, पर ये जनरेट किसकी वजह से हुआ है? बेंडिंग की वजह से हुआ है। तो हम ये देख सकते हैं बेंडिंग की वजह से दोनों कंप्रेशन और टेंशन, ये कंप्रेशन, बेंडिंग की वजह से दोनों कंप्रेशन और टेंशन एक साथ जनरेट होता है। ठीक है, जैसे कि इस केस में जो डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस था, उसमें जब हमने टेंशन लगाया तो पूरे सेक्शन में टेंशन ही जनरेट हुआ था। अगर मैं कंप्रेशन लगाता, इसी का ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता, तो सिर्फ कंप्रेशन जनरेट होता है। लेकिन बेंडिंग के केस में दोनों एक साथ जनरेट होता है, कंप्रेशन भी और टेंशन भी। तो इन्हें हम कहते हैं कंप्रेसिव बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस, टेंशन या टेंसाइल बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। बेंडिंग की वजह से जो नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ, कौन सा? टेंशन और कंप्रेशन। इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं? ये जो सिग्मा हमने लिखा है कि ये आगे हम पढ़ेंगे, जब बेंडिंग से चैप्टर पढ़ेंगे उस वाले चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि जो सिग्मा जनरेट हो रहा है कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी के लिए जो हमारे इस चैप्टर में है, फर्स्ट चैप्टर के इंट्रोडक्शन में, वहां पर हम सिर्फ इस टाइप की लोडिंग के बारे में बात करेंगे। एक चीज और बता दूं कि ये जो लोडिंग है जो अलोंग द एक्सिस होता है, इसे हम कहते हैं एक्सियल लोडिंग।
याद रखिएगा, इसे हम कहते हैं एक्सियल लोडिंग। तो एक्सियल लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होता है वो कैसे जनरेट होता है, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। और उसका जो स्ट्रेस वेरिएशन होता है वो कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। ठीक। और बेंडिंग जो जनरेट होता है, जैसे यहाँ एक्सियल लोडिंग की वजह से यूनिफॉर्म स्ट्रेस जनरेट हुआ था, तो ये जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है ये कैसे लोडिंग की वजह से, ये ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से। ट्रांसवर्स लोडिंग मतलब कुछ लोड ऐसे लगा हुआ होगा तभी तो बीम ऐसे बेंड करा है। ठीक है। तो ये जो डायरेक्शन है बीम का, जो एक्सियल जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन ये था, और ये डायरेक्शन क्या कहते हैं सर, ट्रांसवर्स ही तो कहते हैं। तो ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अगर लोडिंग हो रही है तो हम क्या कहेंगे, ट्रांसवर्स लोडिंग। तो बेंडिंग जो जनरेट हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से। तो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जनरेट हुआ बेंडिंग, बीम बेंड करा, और बेंडिंग की वजह से जनरेट हुआ कंप्रेशन और टेंशन, अलग अलग स्ट्रेस। तो जैसे कि इसमें यूनिफॉर्म स्ट्रेस था, यहाँ पर स्ट्रेस का वेरिएशन है, एक तरफ कंप्रेशन एक तरफ टेंशन। तो एक क्वेश्चन अब हमारे दिमाग में आता है कि ये जो स्ट्रेस जनरेट हुआ बेंडिंग की वजह से, कंप्रेशन और टेंशन, ये नॉर्मल कैसा है। मतलब ये तो हमें दिख रहा था कि ये जो डायरेक्ट जो फोर्स हम लगा रहे थे ये नॉर्मली लगा रहे थे, तो उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ नॉर्मल स्ट्रेस जनरेट हुआ। पर ये ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से जो स्ट्रेसेस जनरेट हुए उसे हम नॉर्मल स्ट्रेस क्यों बोलते हैं, क्योंकि नॉर्मल के अंदर ही जो क्लासिफिकेशन था कि बेंडिंग नॉर्मल स्ट्रेस। तो बेंडिंग की वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ नॉर्मल कैसे है, तो ये क्वेश्चन एक दिमाग में आता है, हाउ बेंडिंग स्ट्रेसेस आर नॉर्मल स्ट्रेस। ये आप सोचिएगा, ये मैं आपको वैसे आगे आने वाले जो बेंडिंग स्ट्रेस चैप्टर है उसमें मैं बताऊंगा। तब तक के लिए अगर आपको आंसर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना हम उस वाले चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो आगे अब हम डिस्कस करने वाले हैं शियर स्ट्रेस। मैं याद दिला दूं कि सबसे पहले हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेस चालू करा था, उसमें हमने दो केस पढ़े कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन क्या था, नॉर्मल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस। नॉर्मल में डायरेक्ट, और जो अभी पढ़ा हमने बेंडिंग। तो नॉर्मल के केसेस खत्म हो गए, अब होता है शियर स्ट्रेस। मतलब हमने ये पढ़ा था ना, स्ट्रेस में ये नॉर्मल, अब नॉर्मल में हमने डायरेक्ट पढ़ा और बेंडिंग पढ़ा। यहाँ पर भी कंप्रेशन टेंशन जनरेट हो रहा था, यहाँ पर भी कंप्रेशन टेंशन, और दूसरा था शियर स्ट्रेस। अब हम शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। इतना हमने पढ़ लिया है, चलो अब देखते हैं शियर स्ट्रेस क्या है। तो शियर स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन देखते हैं। शियर स्ट्रेस को फिर बाद में हम दो तरीके से डिवाइड कर सकते हैं। पहला, डायरेक्ट शियर, डायरेक्ट शियर, और दूसरा टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो फिर से वही, स्ट्रेस के आगे शेयर लगा है, ये शेयर किस लिए लगा है, ये डायरेक्शन को डोनेट कर रहा है। ये नॉर्मल टू द प्लेन नहीं है, ये अलोंग द प्लेन है, इसलिए वर्ड लगा शेयर। स्ट्रेस के आगे शेयर इसलिए लगा। और जो ये तीसरा वर्ड ये लिखा है, ये इसलिए लिखा है क्योंकि ये कैसे, मतलब जो लोडिंग हुई है वो कैसी हुई है। यहाँ पर डायरेक्ट हमने लोड लगाया और यहाँ पर टॉर्शनल लोड लगाया, मतलब टॉर्शन की वजह से जनरेट हुआ शेयर स्ट्रेस, और यहाँ डायरेक्ट लोडिंग की वजह से जनरेट हुआ शेयर स्ट्रेस। देखते हैं कैसे जनरेट होगा। मान लीजिए ये कोई बीम है, ये मैं एक बीम ड्रॉ करके बताता हूँ। ये सपोर्ट्स पे रेस्ट कर रही है, मान लीजिए यहाँ 100 किलो न्यूटन का लोड रखा हुआ है। ये जो स्पेसिंग है वो इक्वल है, तो यहाँ पर कितना लोड आ जाएगा, 50 किलो न्यूटन, यहाँ पर 50 किलो न्यूटन। ठीक। अब अगर मैं कोई एक सेक्शन को कंसिडर करूँ, मान लीजिए ये मैं एक सेक्शन कंसिडर करता हूँ, ये जो लेफ्ट पोर्शन है, इसको अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, तो यहाँ पर तो 50 ये लग रहा था सपोर्ट रिएक्शन, 50 किलो न्यूटन। ठीक। अब इसका अगर हम एफ बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम लेफ्ट पोर्शन का, तो 50 किलो न्यूटन इधर लग रहा है, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 50 किलो न्यूटन हमें इस डायरेक्शन में लगाना पड़ेगा, तब जाके ये बैलेंस हो पाएगा। तो ये जो सेक्शन था ये कैसा था, एक रेक्टेंगुलर बीम था, मतलब इस डायरेक्शन में इसका सेक्शन है। तो इस सेक्शन को अगर हम ड्रॉ करें तो इसमें लोड कैसा लग रहा है, इस डायरेक्शन में कैसा, 50 किलो न्यूटन। तो ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन क्या है, अलोंग द सरफेस है, नॉर्मल तो नहीं है। तो अलोंग द सरफेस, तो ये फोर्स कैसा फोर्स हो गया, शेयर फोर्स। तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कौन सा स्ट्रेस जनरेट होगा, वो होगा शेयर स्ट्रेस। उसकी वैल्यू क्या होगी, शेयर फोर्स डिवाइडेड बाय ये जो एरिया। ठीक। तो इस तरीके के जो शेयर फोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं, उससे जनरेट हुआ जो स्ट्रेस होता है उसे हम कहते हैं डायरेक्ट शेयर स्ट्रेस।
टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, नाम से पता लग रहा है कि टॉर्शन मतलब ट्विस्टिंग हो रही होगी। मान लीजिए ये कोई शाफ्ट है, ये कोई सर्कुलर बीम, इसके ऊपर ट्विस्टिंग मोमेंट अप्लाई हो रहा है, ट्विस्टिंग मोमेंट ऐसे। देखिए ये ट्विस्टिंग मोमेंट कैसे, जैसे मान लीजिए ये बीम था, इसको अगर मैं शो करूँ आपको, तो इसके ऊपर जो मोमेंट लग रहा है वो कुछ ऐसा लग रहा है, इसके चारों तरफ लग रहा है, ठीक, इसके चारों तरफ। तो इसकी वजह से इन सर्फेसिस पे कैसे फोर्सेस जनरेट हुए, अलोंग द सर्फेसिस है ये सारे। मैं जो ये हाथ रोल कर रहा हूँ इसके चारों तरफ अराउंड द ये सरफेस में रोल कर रहा हूँ, तो इसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है वो कैसे जनरेट हो रहा है, शियर स्ट्रेस। मान लीजिए अगर मैं कोई पॉइंट को कंसीडर करता हूँ, ये पॉइंट इस ट्विस्टिंग मूवमेंट की वजह से यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, जो ये पॉइंट यहाँ था अब वो जाके यहाँ आ गया, तो ये एंगल चेंज हुआ ये फाई, और ये एंगल चेंज हुआ इसे थीटा, ठीक। तो आपको मैंने डायरेक्शन बताया, तो इसकी वजह से पूरे सरफेस के अराउंड पे जो फोर्स लग रहा है उसकी वजह से क्या जनरेट होगा, शियर स्ट्रेस जनरेट होगा, टाउ। तो उसे हम कहेंगे टॉर्सनल शियर स्ट्रेस। इसकी वैल्यू कितनी होगी, इसके लिए इक्वेशन है टी बाई जे इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई। तो ये भी आपको नहीं समझ में आ रहा होगा, ये जो टॉपिक है हम ये पढ़ेंगे जब टॉर्शन चैप्टर पढ़ेंगे, शायद से 7th या 6th चैप्टर है उसमें तब पढ़ेंगे, ठीक है। तो टॉर्शनल शियर स्ट्रेस, तो शियर स्ट्रेस भी दो टाइप के होते हैं, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस और टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो ये वाला पार्ट बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए, अगर टॉर्शन लग रहा है मतलब ट्विस्टिंग मूवमेंट अप्लाई हो रहा है, तो उसके वजह से जो स्ट्रेस जनरेट होगा वो कौन सा स्ट्रेस होगा, शियर स्ट्रेस। और टॉर्शन की वजह से जनरेट हो रहा है तो नाम रख दिया इसका टॉर्शनल शियर स्ट्रेस। तो ये बाद में हम पढ़ेंगे 7 चैप्टर में या 6 चैप्टर जो भी है। और डायरेक्ट शियर स्ट्रेस किसके लिए अप्लाई होता है, मतलब कब जनरेट होता है, जब इस टाइप की लोडिंग हो, जब बीम में ट्रांसवर्स लोडिंग होती है, तो तब हमारे पास क्या जनरेशन होता है, डायरेक्ट शियर स्ट्रेस। एक पॉइंट मैं और बताना चाहूंगा डायरेक्ट शियर स्ट्रेस में, कि इससे पहले मैंने यही केस बताया था जब बेंडिंग हो रही थी, इससे पहले जब हम नॉर्मल स्ट्रेस पढ़ रहे थे उसमें भी कुछ ऐसा ही डायग्राम बनाया था, बताया था कि बीम ऐसा बेंड कर गया तो इधर कंप्रेशन जनरेट हुआ, इधर टेंशन जनरेट हुआ। इसका मतलब एक चीज समझ में आ रहा होगा कि बेंडिंग की वजह से ये जो बीम जब बेंड करा इसकी वजह से पहले तो जनरेट हुआ नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब पहले क्या दोनों एक साथ ही जनरेट होगा नॉर्मल स्ट्रेस, और नॉर्मल स्ट्रेस भी कौन सा, दोनों एक साथ, कंप्रेशन और टेंशन। फिर दूसरा जनरेट होता है शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ठीक है। ये पॉइंट याद रखिएगा, अभी के लिए हो सकता है आपको याद रखना पड़े, पर जब आप सोम पढ़ते रहेंगे तो ये बहुत ही कॉमन पॉइंट है, बाद में हम यूज टू हो जाएंगे, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ट्रांसवर्स लोडिंग की वजह से हमने क्या देखा, नॉर्मल स्ट्रेस भी जनरेट होता है और शियर स्ट्रेस भी जनरेट होता है। और नॉर्मल स्ट्रेस जैसे मैंने उस डायग्राम में बताया था इससे पहले कि दोनों जनरेट होता है एक साथ, कंप्रेशन और टेंशन, ठीक है। तो अभी के लिए जो हमने क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेसेस पढ़ लिया है बेसिकली, मतलब एक रफ आइडिया ले लिया है कितने टाइप के स्ट्रेसेस हैं, बाद में इनको अब हर चैप्टर में जो ये जितने भी टॉपिक्स आपने पढ़े इसका डिटेल स्टडी होगा, इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं इसके लिए होंगे, ठीक है। तो अभी के लिए जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं उसमें जो प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल और दूसरा था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, उसमें हम पढ़ेंगे सिर्फ एक्सियल लोडिंग, मतलब एक्सियल लोडिंग मतलब जो मैंने अभी नॉर्मल स्ट्रेस बताया था उसकी वजह से जो जनरेट हुआ डायरेक्ट डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस बताया था। नॉर्मल स्ट्रेस का जो क्लासिफिकेशन था डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस, वो कब जनरेट होता है, जब एक्सियल लोडिंग होती है। तो इस चैप्टर में हम उसी को एक छोटा सा टॉपिक देखते हैं, वो मैंने पहले ही लिख लिया है, स्ट्रेस टेंसर। स्ट्रेस टेंसर, टेंसर क्वांटिटी क्या होती है, जैसे हमने सुना था स्केलर क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ऐसे ही टेंसर क्वांटिटी होती है। स्केलर क्वांटिटी ये पता होगा आप लोगों को, इसलिए मैंने पहले ही लिख रखा है, स्केलर क्वांटिटी ओनली मैग्नीट्यूड, जिसमें मैग्नीट्यूड ही काफी उसे डिफाइन करने के लिए, जैसे कि स्पीड, मास। वेक्टर क्वांटिटी मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे कि फोर्स हो गया, वेलोसिटी हो गया, ये सब तो पता ही है। टेंसर नहीं है, इसमें क्या मैग्नीट्यूड भी चाहिए, डायरेक्शन भी चाहिए और प्लेन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा, तभी उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस हमें समझ में आएगा। जैसे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको ये बताना पड़ेगा कि इस प्लेन के अबाउट निकालना चाहते हैं या इस प्लेन के अबाउट। जैसे कि अगर ये बी है, ये डेप्थ डी है, मान लीजिए एक्स एक्स एक्सिस है, ये वाई वाई प्लेन है, या वाई वाई एक्सिस मान लीजिए। तो अगर मैं आई एक्स एक्स निकालूं इसकी वैल्यू हो जाएगी बी डी क्यूब बाई 12, और अगर मैं आई वाई वाई की निकालूं, अगर मतलब वाई वाई प्लेन के अबाउट निकालूं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डी बी क्यूब बाई 12। तो ऐसी क्वांटिटीज जिसके लिए, जिसको डिफाइन करने के लिए हमें प्लेन को भी स्पेसिफाई करना पड़े, उसको हम कहते हैं टेंसर क्वांटिटीज। और भी जैसे शियर स्ट्रेस हो गया, नॉर्मल स्ट्रेस हो गया, ठीक है। तो इसको भी हमें बताना पड़ेगा कि कौन से प्लेन पे अप्लाई कर रहे हैं, वो आगे जब हम स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे उस टाइम पे मैं बता दूंगा। अच्छा एक चीज अब मैं बताना भूल गया, शियर स्ट्रेस को डिनोट करने के लिए उसे डिनोट करते हैं हम टाउ से, हम टाउ का यूज करते हैं। और नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करने के लिए सिग्मा। तो पहले के नोट्स में जाके लिख लीजिए जहां पर मैंने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था शियर स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस।
शियर स्ट्रेस के आगे लिख लीजिए टाउ और नॉर्मल स्ट्रेस के आगे लिख लीजिए सिग्मा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन। स्ट्रेस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि अभी तक हमने ये पढ़ा है कि स्ट्रेस एक टेंसर क्वांटिटी थी। इसका मतलब स्ट्रेस जो हम डिफाइन करेंगे उसके लिए हमें ये बताना पड़ेगा कि वो स्ट्रेस कौन सी प्लेन पे एक्ट हो रहा है। तो अगर स्ट्रेस को हम डिनोट तो सिग्मा या टाउ से कर देते हैं, पर अगर एक्स एक्स प्लेन पे लग रहा है, वाई वाई प्लेन पे लग रहा है, तो उसके अलग अलग नोटेशन होंगे। उस नोटेशन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वही इस टॉपिक में देखेंगे। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, ईजी है। चलिए, स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करेंगे टाउ आई जे से। टाउ आई जे से अभी के लिए आप ये समझ लीजिए, फिर मैं बता दूंगा। इससे पहले मैंने ये बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस को सिग्मा से और सी एस स्ट्रेस को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, वो ये खत्म हो जाए एंड में मैं बताने वाला हूँ। अभी के लिए बस ये समझिए कि स्ट्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से, उसके आगे दो वर्ड लगाते हैं, जैसे कि एग्जांपल टाउ एक्स वाई। तो ये एक्स आई हो गया मेरा और वाई जे हो गया। तो टाउ आई और जे। जो पहला आई होता है, जो यहाँ वर्ड लेटर आई लिखा हुआ है, ये रिप्रेजेंट करता है द प्लेन एट विच स्ट्रेस एक्टिंग। कौन से प्लेन पे स्ट्रेस एक्टिंग हो रहा है उसका आउटवर्ड नॉर्मल। और जो जे रिप्रेजेंट करता है वो रिप्रेजेंट करता है रिप्रेजेंट द स्ट्रेस डायरेक्शन, कि किस डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है। अभी उतना समझ में नहीं आया होगा, हम इस डायग्राम में देखेंगे, अलग अलग नेमिंग करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं कुछ स्ट्रेस ड्रॉ कर देता हूँ। ये एक नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है इस वाले प्लेन पे, ये शेयर। ऐसे ही इस वाले प्लेन पे ये नॉर्मल, ये शेयर। इस वाले प्लेन पे ये नॉर्मल, ये शेयर, ये शेयर इस वाले प्लेन पे और ये इसका नॉर्मल। चलिए, अब इन सारे स्ट्रेसेस का नेमिंग देख लेते हैं एक बार। तो टाउ से रिप्रेजेंट करेंगे। इसका अगर हम नाम देखें, जो नॉर्मल स्ट्रेस है इस वाले प्लेन पे, तो ये टाउ। अच्छा, उससे पहले मैं यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम बना देता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो एक्स एक्सिस है वो इस तरफ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस इस तरफ, और जेड एक्सिस बोर्ड के बाहर की तरफ। पॉजिटिव एक्स इस तरफ, वाई इस तरफ, और जेड बोर्ड के बाहर की तरफ। तो चलिए नेमिंग करते हैं। टाउ, तो ये तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्ट्रेस को, उसका नेम कैसे डिसाइड करेंगे। तो देखिए, मान लीजिए ये वो क्यू वर्ड है, इसके ऊपर ये जो स्ट्रेस है, तो आई रिप्रेजेंट कर रहा था कि कौन से प्लेन पे वो स्ट्रेस लग रहा है। तो ये जो स्ट्रेस मैंने नॉर्मल स्ट्रेस बनाया था, ये जो स्ट्रेस ये कौन से प्लेन पे लाई कर रहा है, कौन से प्लेन पे एक्ट कर रहा है, इस वाले प्लेन पे। ये हमारा प्लेन है। इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल वो किस डायरेक्शन में है। आउटवर्ड नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर, जो बाहर की तरफ परपेंडिकुलर। इसका आउटवर्ड नॉर्मल वाई की डायरेक्शन में है, वाई की डायरेक्शन में। तो फर्स्ट लेटर यहाँ से डिसाइड हुआ, वाई। मतलब जो आई रिप्रेजेंट करता था कि ये जो स्ट्रेस लग रहा है वो किस प्लेन पे लग रहा है, और उस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल जिस डायरेक्शन में। जे क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट द स्ट्रेस डायरेक्शन। अब ये स्ट्रेस जो ऐसे लगा हुआ था नॉर्मल स्ट्रेस, इसका खुद का डायरेक्शन क्या है, वो भी वाई की तरफ ही है। तो यहाँ पर जे की वैल्यू क्या होगी, वाई। ठीक है, तो इसका नाम हो गया टाउ वाई वाई। इसका नाम देख लेते हैं, जो ये सी एस एस लग रहा है इस प्लेन पर। ये सी एस एस कुछ इस तरह से है, अलोंग द प्लेन है। तो सबसे पहले आई डिसाइड करने के लिए हमें ये देखना है कि ये स्ट्रेस कौन से प्लेन पे एक्ट कर रहा है। इस वाले प्लेन पे, मतलब यही वो प्लेन है। ठीक, इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल वही वाई, सेम वही वाई रहेगा। और जे क्या रिप्रेजेंट करता है, ये स्ट्रेस का खुद का डायरेक्शन क्या है। स्ट्रेस ऐसा था, स्ट्रेस का खुद का डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है, तो जो जे हो गया वो एक्स हो गया। ऐसे एक दो और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए इसका नाम लिखना है मुझे, जो ये नॉर्मल स्ट्रेस है, तो ये जो प्लेन है वो ये वाला प्लेन है, ऐसे नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है। तो इस वाले प्लेन का ये जो प्लेन है, इसका आउटवर्ड नॉर्मल ये एक्स की तरफ। तो पहला लेटर हो गया एक्स। और ये खुद स्ट्रेस भी किस डायरेक्शन में था, एक्स की डायरेक्शन में, तो ये होगा टाउ एक्स एक्स। ऐसे अगर मैं इस वाले सी एस एस का नाम रखूँ तो क्या होगा, टाउ। अब ये प्लेन कौन सा है, स्ट्रेस कुछ ऐसा लग रहा है इसको पे, ये वाला प्लेन है ना, ये वाला स्ट्रेस ऐसे है। तो इस वाले प्लेन का पहले आउटवर्ड नॉर्मल देखिए, ये किस तरफ है, एक्स एक्सिस की तरफ है। तो टाउ एक्स। दूसरा, ये स्ट्रेस कुछ, अब जे के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि स्ट्रेस का खुद का डायरेक्शन क्या है। खुद का डायरेक्शन ये वाई की तरफ। ठीक, ऐसे करके सबका नेमिंग कर सकते हैं। चलिए, एक मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए जो स्ट्रेस है कुछ इस तरह से, इसका नाम बता सकते हैं आप लोग। तो उसका अगर मैं नाम लिखूँ टाउ, सबसे पहले, मतलब हमने इसकी बात कर ली, इसकी बात कर ली, अब इसकी बात करते हैं। आउटवर्ड बोर्ड के बाहर, मतलब ये जो जेड डायरेक्शन में फोर्स है, तो सबसे पहले कौन से प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, यही वो प्लेन है। इसका आउटवर्ड नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में, तो इसका नाम आ गया एक्स, आई की वैल्यू आ गई एक्स। दूसरा, ये इस स्ट्रेस के जे के लिए हम क्या देखना पड़ता है, स्ट्रेस की डायरेक्शन। तो ये स्ट्रेस किस डायरेक्शन में है, जेड में, आउटसाइड द बोर्ड है। जेड क्या था, आउटसाइड द बोर्ड की डायरेक्शन, तो इसका नाम हो गया टाउ एक्स जेड।
तो इस तरह से हम जितने भी स्ट्रेसेस की डायरेक्शन है उस प्लेन और उसकी खुद की डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में हम उसकी नेमिंग कर सकते हैं। चलिए अब इनका साइन देख लेते हैं जल्दी से। साइन वही, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ब्लैक बोर्ड के बाहर पॉजिटिव जेड, ब्लैक बोर्ड के अंदर नेगेटिव जेड। ठीक। तो ये आउटवर्ड नॉर्मल जिसका नाम है टाउ एक्स एक्स रखा हमने, तो इस प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो ये पहला वाला प्लस एक्स। फिर खुद ये जो स्ट्रेस, ये वाला जो इस वाले की बात कर रहा हूँ नॉर्मल स्ट्रेस होता, खुद ये स्ट्रेस भी बाहर की तरफ ही जा रहा था, वो भी एक्स डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसके लिए भी प्लस। तो दोनों मिला के प्लस 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 बन गया। ऐसे ही अगर मैं इसकी बात करूँ, तो ये जो वाई वाई का रिप्रेजेंट कर रहा है इस प्लेन का नॉर्मल का डायरेक्शन, तो इस प्लेन का नॉर्मल किस तरफ है, पॉजिटिव वाई की तरफ है, तो पहले में आया प्लस। और ये एक्स किस तरफ रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक्स था वो क्या था, एक्स था कि स्ट्रेस का जिस तरफ डायरेक्शन है, स्ट्रेस का डायरेक्शन इस तरफ है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, तो ये भी पॉजिटिव। ऐसे अगर मैं इसकी बात करूँ, या इसका नाम लिख लेते हैं जल्दी से, इसका नाम बताइए क्या होगा, प्लेन का आउटवर्ड वाई, और ये खुद भी वाई की डायरेक्शन में। तो नीचे वाले प्लेन में जो नॉर्मल स्ट्रेस लग रहा है, तो ये जो वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो स्ट्रेस कौन से प्लेन पे एक्ट कर रहा है, नीचे वाले प्लेन पे। मतलब ये अगर मैं वो क्यूवर्ड पकड़ूं तो इस वाले प्लेन पे ऐसे लग रहा है, तो इस वाले प्लेन का आउटवर्ड नॉर्मल किस तरफ है, नेगेटिव ऑफ वाई। ठीक। और दूसरा स्ट्रेस की डायरेक्शन किस तरफ है, वो खुद भी नेगेटिव है, नेगेटिव साइड ऑफ वाई में, तो नेगेटिव नेगेटिव, ये भी पॉजिटिव। ऐसे ही मान लीजिए अगर बाई चांस अगर स्ट्रेस कुछ इस तरह होता, यहाँ पर शियर स्ट्रेस ऐसा लग रहा होता। ठीक है, अभी के लिए ये दूसरे एग्जांपल में मान लीजिए मैं इसी डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाता हूँ। तो इस वाले का नाम क्या होता है, टाउ, पहले तो नाम रखिए क्या नाम होगा, टाउ, प्लेन का नॉर्मल वाई, और ये खुद डायरेक्शन एक्स। ठीक। साइन देख लेते हैं, ये वाई का साइन कैसे होगा, मतलब ये जो प्लेन का नॉर्मल नेगेटिव हो वाई की तरफ है, और एक्स किस तरफ है, पॉजिटिव ऑफ एक्स, तो दोनों मिला के प्लस माइनस माइनस, तो ये जो स्ट्रेस होगी वो नेगेटिव होगी। इस केस में नहीं है, वो अलग से डायग्राम अगर हम ड्रॉ करें, मतलब कुछ ऐसा कि इधर की तरफ अगर स्ट्रेस लगता है, अभी तो मैंने इधर की तरफ शो कर रखा है, तो तभी नेगेटिव हो जाता है। तो प्लस माइनस क्या उसका नाम होगा, वो हम इस रिप्रेजेंटेशन से, इस नोटेशन से हम डिनोट करते हैं। तो इसके आगे मैंने बताया था कि नॉर्मल स्ट्रेस को हम सिग्मा से डिनोट करते हैं और शेयर स्ट्रेस को टाउ से, तो वो क्या था, अभी क्या दूसरा रिप्रेजेंटेशन बता रहे हो, कुछ नहीं है, वो सेम ही है, मैं आपको बस यहाँ बता देता हूँ। जो मैं टाउ आई जे दे रखा है, अगर आई इक्वल टू जे है, तो तब उसे नॉर्मल, वो नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करता है, और जब आई नॉट इक्वल टू जे है तो वो शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस। तो इसमें कोई कोई ग्रेड लॉजिक नहीं है, आप देख सकते हैं नॉर्मल ऑब्जर्वेशन है। ये जो स्ट्रेस है नीचे वाला, ये नीचे वाले प्लेन के नॉर्मल है, तो इसमें आप आई और जे की वैल्यू देखिए, ये भी वाई, मतलब आई और जे दोनों ही सेम है। ऐसे ही अगर इसकी बात करें, ये भी नॉर्मल है, इसमें एक्स और एक्स, आई जे दोनों सेम, वाई वाई सेम, तो इसका मतलब अगर आई और जे सेम है तो वो कौन सा स्ट्रेस है, नॉर्मल स्ट्रेस। इसी को हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, सिग्मा से। तो एक ही बात है, या आप सिग्मा एक्स एक्स लिख दीजिए, सिग्मा वाई वाई लिख दीजिए, या सिग्मा लिखिए, वो नॉर्मल स्ट्रेस को डिनोट करेगा। ऐसे ही अगर आई और जे अनइक्वल है, जैसे कि इसमें देखिए, जिस भी केस में, जैसे एक्स जेड, वाई जेड, एक्स वाई, वाई एक्स, ये सारी कैसे स्ट्रेसेस हैं, ये शियर स्ट्रेस है अलोंग द प्लेन। तो अगर आई और जे अलग अलग है तो उसमें वो शियर स्ट्रेस रिप्रेजेंट करता है, उसको हम टाउ से डिनोट करते हैं, जैसे कर रखा है टाउ आई एक्स, टाउ वाई जेड। टाउ तो सीएस स्ट्रेस है, पर वो कौन सी डायरेक्शन में कौन से प्लेन पे है वो इन नोटेशन से पता लगता है, वाई एक्स। तो अगर मुझे सिर्फ अगर ये लिख के देते टाउ एक्स वाई, इसका मतलब ये जो स्ट्रेस लग रहा है जिस भी प्लेन पे लग रहा है उसका आउटवर्ड नॉर्मल एक्स डायरेक्शन में है, और वो खुद स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, इससे हमें पता लग जाता है कि वो स्ट्रेस की एक्चुअल पोजीशन प्लेन सब, क्योंकि स्ट्रेस कैसा था, टेंसर क्वांटिटी, तो हमें उसमें प्लेन भी हमें डिफाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस का सिग्निफिकेंस क्या है, स्ट्रेस कैसे एक्ट करता है, अगर कोई लोड लग रहा है तो किस तरह का स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, नॉर्मल जनरेट हो रहा है या शेयर जनरेट हो रहा है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं कि वो जो स्ट्रेस जनरेट हो रहा है, वो जो फोर्स लग रहा है, लोड लग रहा है, उसकी वजह से जो स्ट्रेस जनरेट हुआ, उसके कारण उस मेंबर पे क्या डिफॉर्मेशन है, वो हम देखने वाले हैं। उसमें भी हम जिस स्ट्रेस की बात कर रहे हैं वो कौन सी लोडिंग है, वो एक्सियल लोडिंग। जैसे कि मैंने उस दिन बताया था, उस दिन नहीं, इसी लेक्चर में बताया था पहले, कि जो स्ट्रेस की क्लासिफिकेशन पढ़ा था, तो पहले था नॉर्मल स्ट्रेस। नॉर्मल में भी जो एक था डायरेक्ट, ये किस लिए हो रहा था, एक्सियल लोडिंग की वजह से। ठीक। तो मैंने बताया था कि इस वाले चैप्टर में हम एक्सियल लोडिंग के बारे में पढ़ेंगे, बेंडिंग आगे होगा ऐसे। ठीक, सीएसएस भी आगे हम पढ़ेंगे। तो अभी के लिए हम सिर्फ एक्सियल लोडिंग के कारण डिफॉर्मेशन पढ़ेंगे। तो जो
पहला इसमें पढ़ेंगे वो है डिफ्लेक्शन ड्यू टू एक्सियल लोड। मान लीजिए कि मेरे पास एक कोई मेंबर है, रेक्टेंगुलर सेक्शन का मेंबर है, मतलब इस डायरेक्शन में उसका रेक्टेंगल है। ठीक, ये रेक्टेंगुलर मेंबर था, इसको मैंने एक्सियली लोडेड लोड लगाया, एक्सियल लोड लगाया। एक्सियल लोड मतलब उसके एक्सिस के अलावा सीजी, उसके सीजी पे कोई इसेंट्रिसिटी नहीं है उसपे। मान लीजिए अगर मैंने ऐसे पी लोड लगाया, तो इस लोड के कारण क्या होगा, ये जो लोड है वो कैसा लग रहा है, टेंशन लोड लग रहा है। मान लीजिए यही वो मेंबर था, यहाँ से मैंने पी फोर्स से खींचा, इधर से पी फोर्स से खींचा, तो स्ट्रेस जनरेट होगा। और ये स्ट्रेस कैसे जनरेट होगा, डायरेक्ट नॉर्मल स्ट्रेस। इस स्ट्रेस के कारण ये मेंबर टेंशन में जाएगा, और टेंशन के कारण ये खींचेगा, ये इसमें इलोंगेशन प्रोड्यूस होगी। तो मान लेते हैं इसको, अगर मैं सिंप्लीफाई करके एक प्लेनर डायग्राम बनाऊं, तो ये पी और ये पी, अब क्या होगा, ये मेंबर इलोंगेट होगा। तो मान लीजिए इलोंगेट, इतना इलोंगेट हो गया। तो पहले जो इसकी लेंथ थी वो मान लीजिए एल थी, बाद में जो लेंथ चेंज आया, जो इंक्रीज लेंथ है वो डेल्टा एल है। ठीक, लोड लगा, लोड के कारण इलोंगेशन हुआ। ठीक, अब हम स्ट्रेन देखते हैं, स्ट्रेन क्या होता है। स्ट्रेन की अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना हुआ, डेल्टा एल चेंज हुआ, डेल्टा एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ कितना था, एल था। स्ट्रेन को रिप्रेजेंट करते हैं नीटा से, तो नीटा इक्वल स्ट्रेन इक्वल टू कितना है, डेल्टा एल अपॉन एल। ठीक, अच्छा, स्ट्रेस निकालते हैं, सिग्मा से डिनोट करा। तो जो स्ट्रेस की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, स्ट्रेस इक्वल्स टू पी इंटरनल अपॉन में एरिया। पी इंटरनल क्यों लिखा, बताया था कि स्ट्रेस क्या होता है, इंटरनल रिएक्शन होता है। तो इंटरनल रिएक्शन कब दिखेगा, बाहर से तो दिख नहीं सकता, हम सेक्शन को कट करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मैंने यहाँ सेक्शन को कट करा, तो इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा होगा, पी ही लग रहा होगा, बताया था मैंने। जल्दी से बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए यहाँ पी लग रहा था, ये बड़ा वाला सेक्शन इधर का लेफ्ट पोर्शन का पी, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ भी कितना जनरेट होना पड़ेगा, पी, और इसको भी पी, यहाँ पहले से पी लग रहा था ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पी जनरेट हुआ, और इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे, तो इस सेक्शन पे कितना फोर्स लग रहा है, पी ही लग रहा है। तो इंटरनल फोर्स वो बराबर किसके है, पी के। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मान लीजिए ये जो एरिया है वो ए है, तो पी बाई ए। तो सिग्मा की वैल्यू भी निकल गई, सिग्मा इक्वल्स टू पी बाई ए। हमें हुक्स लॉ पता है, हुक्स लॉ में क्या बोलता है कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। और फिर हमने देखा था, ये लिख सकते हैं कि सिग्मा इक्वल्स टू ई एप्सिलॉन स्ट्रेन। सिग्मा की वैल्यू कितनी है, पी बाई ए इंटू इक्वल्स टू ई, और स्ट्रेन की वैल्यू क्या है, डेल्टा एल बाई एल। हमें क्या निकालना था, डिफॉर्मेशन ड्यू टू एक्सियल लोडिंग, मतलब ये कि कितना डिफॉर्म हुआ, इतना ही तो डिफॉर्म हुआ डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू अगर मैं निकालूँ, डेल्टा एल को मैं लेफ्ट हैंड साइड ले आता हूँ, तो इधर बचेगा पी एल अपॉन ए। सोम का सबसे फेमस इक्वेशन कि एक्सियल लोडिंग के कारण जो डिफॉर्मेशन होगा वो कितना होगा, पी एल अपॉन ए। ये से आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक, चलिए, ये जो फॉर्मूला है कब कब अप्लाई कर सकते हैं वो एक बार देख लेते हैं। तो मैं, आपने नोट कर लिया होगा, मैं उधर का रब कर रहा हूँ, इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं, ये कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले में डेल्टा निकालने के लिए चार चीज़ों की जरूरत है, पी, एल, ए और ई। जैसे कि मान लीजिए ये जो मेंबर था मेरे पास, ये था, इसका लेंथ एल था, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए था। तो डेल्टा कितना निकल जाएगा, पी एल, या तो डेल्टा एल लिखते हैं, सिर्फ डेल्टा से भी डिनोट कर देते हैं कभी कभी। तो पी एल अपॉन ए ई, मतलब ये जो मेंबर जिसका लेंथ एल था, जिसका लेंथ एल था, उस पूरे मेंबर पे फोर्स कितना लगना चाहिए, पी, मतलब कांस्टेंट फोर्स। ऐसा नहीं कि इतने हिस्से में तो कुछ अलग फोर्स लग रहा है, 20 लग रहा है, इधर 30 लग रहा है, ऐसा नहीं। पूरे एल लेंथ में अगर सेम फोर्स लग रहा है, पूरे एल लेंथ में, मतलब पूरे एल लेंथ में फोर्स सेम होना चाहिए, पूरे एल लेंथ में एरिया क्रॉस सेक्शन सेम होना चाहिए, और पूरे लेंथ में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी वो भी सेम होना चाहिए। कहने का मतलब है, जैसे कि मान लीजिए अगर ये टैपर्ड सेक्शन होता, तो यहाँ पर अगर एक पी लोड लग रहा होगा,
तो यहाँ पर जो डिफॉर्मेशन मैं डायरेक्टली पी एल अपॉन ए ई नहीं लिख सकता। क्यों? इस पूरे लेंथ एल में जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो वेरी कर रहा है, वहाँ कम है और धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो ये फॉर्मूला तभी लग पाएगा पी एल अपॉन ए जब पूरे एल लेंथ पे ए सेम होगा। अब मान लीजिए दूसरा कंडीशन क्या बताया, जब ई भी सेम होना चाहिए। हो सकता है ये मटेरियल दो या तीन मटेरियल को क्लब करके बनाया गया, कंपोजिट बनाया गया है, इसका ई वन है, इसका ई टू है, ई थ्री है, तो तब भी ये नहीं ले सकता। हमें इंडिविजुअली हर सेगमेंट के लिए हमें इलोंगेशन निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम टोटल इलोंगेशन निकाल देंगे। दूसरा, अगर मान लीजिए कि फोर्सेस अलग अलग है, जैसे कि मान लीजिए कुछ ऐसा मेंबर है, यहाँ पर 20 लगा हुआ है, इधर 30, इधर 50, इधर 60, तो उस पूरे मेंबर जो एल लेंथ का मेंबर है, इस पे जो लोड है वो भी वेरी कर रहा है। तो इस केस में भी हम डायरेक्ट पी एल अपॉन ए नहीं लगा सकते, हमें उसे फ्रेगमेंट में, सेक्शन में डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद ही लगेंगे। मतलब इसको अगर मैं सेक्शन में डिवाइड कर दूं, अगर इस वाले केस में देखें जो छोटा वाला सेक्शन है ये, जिसमें ई वन है, तो इसमें लोड पी, यहाँ पर भी कितना जनरेट होगा, पी जनरेट होगा। मान लीजिए लेंथ एल वन है, तो इतने सेक्शन के लिए मैंने ई को तो सेम कर लिया, मतलब पी एल अपॉन ए फॉर्मूले में ई को तो सेम कर लिया, पर अब भी उसका एरिया चेंज हो रहा है, तो अब भी नहीं लगा सकते। पर यही मान लीजिए अगर ये यूनिफॉर्म एरिया होता, मतलब ये टेपर्ड ना होकर यूनिफॉर्म होता, सिर्फ वेरिएशन उसमें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में होता, मतलब कहने का मतलब कुछ ऐसा होता है, ई वन, ई टू, ई थ्री, तो ई वन वाला मैंने यहाँ लिख दिया, तो इसमें अब लगा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि लोड पूरे लेंथ एल वन में लोड सेम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी सेम है, एरिया भी सेम है, तो इंडिविजुअली हर पार्ट के लिए मैं इलोंगेशन निकाल के उन्हें ऐड कर दूंगा, तो नेट इलोंगेशन मुझे पता लग जाएगा। चलिए आगे हम देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा जो मैं कह रहा हूँ, जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी बस आप इतना याद रखिए कि इन सब चीज़ों में एल लेंथ में एरिया भी सेम होना चाहिए, ई भी सेम होना चाहिए और लोड भी सेम होना चाहिए, तभी हम अप्लाई करेंगे। चलिए, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है इलोंगेशन ऑफ रेक्टेंगुलर बार ड्यू टू सेट वेट। मतलब इससे पहले भी हमने रेक्टेंगुलर बार देखा, उसमें लोड पी लग रहा था, ठीक है। अब हम देख रहे हैं रेक्टेंगुलर बार में ही कितना लेंथ चेंज आएगा जब उसके सेल्फ वेट से, कितना उसको खुद के वजन से। तो देखते हैं, मान लीजिए जो रेक्टेंगुलर बार दे रखा है इसका लेंथ है एल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पूरे लेंथ में यूनिफॉर्म है, और कितना है, ए मान लीजिए। अब जब ये सेल्फ वेट की वजह से है, तो जब ये हैंग कर रहा है इस सपोर्ट से, यहाँ पर कितना लोड आ रहा होगा, आप बता सकते हैं क्या? यहाँ पर क्या कोई उसमें फोर्स लग रहा है? नहीं, जीरो। जैसे अगर हम लटक रहे हैं, तो सबसे ज्यादा जो लोड लगेगा वो आपके हाथों पे लगेगा, और जीरो लगेगा आपके पैरों पे। क्यों? क्योंकि पैरों के नीचे कोई बॉडी ही नहीं है, और जो मैक्सिमम जितना भी लोड होगा वो इसको झेलना पड़ेगा, जो जंक्शन जो है ये सपोर्ट का। मतलब अगर 100 kg वेट है, तो टोटल 100 kg मैक्सिमम कहाँ लगेगा, और धीरे धीरे ये ग्रेजुअली इंक्रीज होगा, 10, 20, 30, 40 करते हुए 100 तक जाएगा, ठीक। इसका मतलब इस केस में मान लीजिए अगर इसका टोटल वेट है 100 kg, या मैं कह दूं एग्जांपल के लिए कि टोटल वेट है इसका 100 kN इस बॉडी का, तो अगर मुझे डेल्टा निकालना है तो पी एल अपॉन ए ई मैं लिख सकता हूँ क्या? इस वाले केस में लिख सकता हूँ। एरिया सेम है, ई सेम है, यंग मॉडुलस पूरे में सेम है, लेंथ एल, पर पी जो है, मतलब जो लोड है वो डब्ल्यू 100 kN, वो कहाँ पर है? सिर्फ टॉप पे है। पूरे लेंथ पे उसका लोड यहाँ का भी जीरो है, फिर 10, 20, 30 ऐसे करते करते 100 तक गया। इसका मतलब लेंथ के अक्रॉस किसका वेरिएशन दिख गया, लोड का वेरिएशन दिख गया। तो मतलब डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले को नहीं अप्लाई कर सकते, तो क्या करेंगे, हम इसको शिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। देखिए, अगर मैं नीचे से एक्स डिस्टेंस की दूरी पे अगर मैं शिफ्ट कंसीडर करता हूँ डी एक्स का, ठीक, तो इस dx को अगर मैं यहाँ ड्रॉ करूँ, ये जो स्ट्रिप है, ये dx इसकी लेंथ होगी। मान लीजिए अभी दोबारा एक नया बार बन गया जिसकी लेंथ है x, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है a। अब इस पे कितना लोड लग रहा होगा, तो इस पे जो लोड लग रहा होगा इस वाले सेक्शन पे, वो इस वाले नीचे के इस बॉडी के लिए लग रहा होगा, जितना इसका वेट होगा, ठीक। तो इसका वेट कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब इस पे जो लोड लग रहा है पी एक्स, उस पी एक्स की वैल्यू क्या होगी, तो जो पी एक्स है वो क्या होगा, एम एक्स इंटू जी, मास ऑफ नीचे के बॉडी का, जो एक्स लेंथ का बॉडी है उसका मास इंटू जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास क्या होता है, हमें पता है, मास होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी। वॉल्यूम क्या है, इसका वॉल्यूम कितना है, ये लेंथ एक्स है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो अगर मैं वॉल्यूम लिखूँ नीचे वाले सेक्शन का, वो ए इंटू एक्स हो जाएगा। तो यहाँ से अगर मैं वॉल्यूम लिखूँ वो हो जाएगा ए एक्स।
डेंसिटी रो और जी। रो और जी को मैंने कह दिया गामा। जैसे कि रो क्या होता है, केजी पर मीटर क्यूब, और गामा क्या बताया, रो इंटू जी। मतलब डेंसिटी जो केजी पर मीटर मीटर क्यूब था, उसमें अगर एक्सीलरेशन ड्यू टू मल्टीप्लाई एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो केजी इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो बन जाएगा वेट, मतलब न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको कहते हैं मास डेंसिटी, और इसे हम कहते हैं वेट डेंसिटी। ठीक, तो रो एंड जी को क्लब करके क्या लिख दिया, गामा, वेट डेंसिटी। ठीक है, तो ये हमारी किसकी वैल्यू आई, ये पी एक्स की वैल्यू आई, मतलब इतना लोड इस स्ट्रिप पे लग रहा है। अब ये जो स्ट्रिप है, अब इतने से स्ट्रिप के लिए तो मैं वो पी एल अपॉन ए ही फॉर्मूला लगा सकता हूँ। क्यों, क्योंकि डीएक्स लेंथ पे फोर्स कितना है, पी एक्स ही है, फोर्स सेम कांस्टेंट हो गया, एरिया भी सेम है। ठीक है, तो अप्लाई करते हैं। तो इस स्ट्रिप का अगर मैं इलोंगेशन निकालूं, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप, डेल्टा ऑफ स्ट्रिप निकालूं तो क्या हो जाएगा, पी, पी मतलब पी एक्स है इस केस में, पी एल, एल क्या है, डी एक्स है, अपॉन ए ई, एरिया तो नहीं है, ए है, और ई चेंज नहीं हुआ, ई कांस्टेंट है। तो पी एल अपॉन ए ई, पी एक्स डी एक्स अपॉन ए ई। पी एक्स की अगर हम वैल्यू पुट करें, जो हमने यहाँ निकाला है पी एक्स वैल्यू, इसको वहाँ सब्सिट्यूट करते हैं। पी एक्स की वैल्यू है ए इंटू एक्स इंटू गामा, ए इंटू एक्स इंटू गामा इंटू डी एक्स अपॉन में ए ई। ए से ये ऊपर वाला ए कैंसिल, तो हमारे पास बचा क्या, गामा एक्स डी एक्स बाई, ये कितना आया, ये डेल्टा ऑफ स्ट्रिप है, मतलब एक स्ट्रिप की इलोंगेशन। ये जो स्ट्रिप है इसकी इलोंगेशन कितना हो, इसमें कितना लेंथ चेंज आया। ऐसे कितने स्ट्रिप हैं इस पूरे लेंथ में, बहुत सारे स्ट्रिप्स हैं। अगर मैं हर एक स्ट्रिप का इलोंगेशन ऐड कर दूं तो मुझे टोटल इस पूरे बार का इलोंगेशन पता लग जाएगा उसके सेल्फ वेट की वजह से। ठीक, तो इसको इंटीग्रेट कर देते हैं, मैं इसे रब कर रहा हूँ इतने पोर्शन को। तो डेल्टा, डेल्टा टोटल, डेल्टा टी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा स्ट्रिप, कहाँ से, जीरो टू एल, जीरो से लेके एल डिस्टेंस, जीरो टू एल। डेल्टा स्ट्रिप की वैल्यू क्या है, गामा एक्स डी एक्स अपॉन ई। इसको अगर इंटीग्रेट करें एक्स के रिस्पेक्ट में तो हो जाएगा गामा ई एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट जीरो टू एल। तो लिमिट अगर पुट करें तो हो जाएगा ये गामा, गामा एल स्क्वायर अपॉन टू, तो ये डेल्टा टी की वैल्यू। इसे आप डायरेक्ट याद रखिएगा कि सेल्फ वेट की वजह से टोटल इलोंगेशन कितना होता है, गामा एल स्क्वायर अपॉन टू ई। ठीक है, तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए कि अगर हमें वेट डेंसिटी दे रखी है गामा, अगर हमें वेट डेंसिटी दे रखी है गामा, लेंथ दे रखा है पूरे मेंबर का एल, ई यंग मॉडुलस दे रखा है, तो पूरे मेंबर में उसके सेल्फ वेट की वजह से कितना इलोंगेशन आएगा, गामा एल स्क्वायर अपॉन टू। चलो इसको अब दूसरे तरीके से लिखते हैं। ठीक है, इतना आपने नोट डाउन कर लिया होगा, मैं इरेज करता हूँ, बस इस फॉर्मूले को रहने देते हैं। मान लीजिए इस पूरे मेंबर का वेट, जैसे मैं बता रहा था कि मान लीजिए वेट है 100 केजी या 100 न्यूटन। ठीक, तो मान लीजिए कि टोटल वेट कितना दे रखा है, टोटल वेट है डब्ल्यू, टोटल वेट कितना है डब्ल्यू। तो डब्ल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, वेट इक्वल्स टू वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मतलब जैसे कि मास क्या होता है, मास इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ऐसी वेट क्या होगा, वेट डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ठीक, मतलब गामा इंटू वी। तो टोटल वेट डब्ल्यू इक्वल्स टू गामा इंटू वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम कितना है, एरिया इंटू एल। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं गामा की वैल्यू निकालूँ तो गामा आ जाएगा डब्ल्यू डिवाइडेड बाई ए इंटू एल। इस गामा को सब्सिट्यूट कीजिए इस फॉर्मूले में, तो यहाँ से डेल्टा टोटल आ जाएगा, गामा की जगह डब्ल्यू ए बाई एल, डब्ल्यू ए बाई एल, और पहले से ही एल स्क्वायर बाई टू ही था। ठीक, तो यहाँ से ये आया, एल से एल कैंसिल, तो ये बना डब्ल्यू एल अपॉन में टू ए ई। तो समझ में आया आपको इस फॉर्म में क्यों लिखा है। मान लीजिए अगर इसका टोटल वेट होता 100 केजी या 100 किलो न्यूटन मान लेता हूँ मैं, तो उसके लिए अगर 100 किलो न्यूटन लोड सेल्फ वेट ना होके एक्सटर्नल लोडिंग होता, मतलब इस मेंबर पे अगर मैं इधर 100 किलो न्यूटन लोड लगाऊं तो कितना इलोंगेशन होगा, डब्लू, ये 100 मतलब डब्लू एल अपॉन में ए ई। पर अगर इतना ही लोड, इतना ही 100 लोड अगर इसका सेल्फ वेट है, तो उसके कारण जो इलोंगेशन आया वो कितना आया, उसका हाफ आ गया। ये जो टू दिख रहा है ये क्या बता रहा है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ,
कि 1/2 इंटू डब्ल्यू एल अपॉन ए, यही तो है। तो हाफ ऑफ, अगर ये एक्सटर्नल लोडिंग होता है उसका, मतलब अगर डब्ल्यू किलो न्यूटन लोड आपने किसी मेंबर पे डब्ल्यू लोड लगाया, उसके वजह से जो इलोंगेशन होगा वो होगा डब्ल्यू एल अपॉन ए। और यही अगर डब्ल्यू इसका खुद का वेट है, तो उसके कारण अगर ये ऊपर से क्लैम्प्ड है, उसके कारण जो इलोंगेशन होगा वो फर्स्ट केस का हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखने के लिए आप ऐसे याद रख सकते हैं कि सेल वेट की वजह से, सेल वेट, टोटल सेल वेट अगर डब्ल्यू है तो डब्ल्यू एल अपॉन में 2 ए उसका हाफ। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा है? तो हमें ये पता लगा कि जो इलोंगेशन जो आया सेल वेट की वजह से वो कम है एज कम्पेयर टू अगर उतना ही लोड एक्सटर्नली लगा। इसको हम थोड़ा फिजिकली समझते हैं ताकि कॉन्सेप्ट हमारा और अच्छा हो। देखिए, मान लीजिए ये फर्स्ट केस में जो बीम था या बार था, उस पर डब्ल्यू लोड लगाया, और दूसरे केस में इस बार का खुद का सेल्फ वेट ही डब्ल्यू है, टोटल वेट डब्ल्यू है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, टोटल वेट कितना है, डब्ल्यू। अब देखते हैं कि हमें इतना तो पता लग गया कि इस केस में जो इलोंगेशन आई डेल्टा, और इस केस में जो इलोंगेशन आई डेल्टा डैश। तो यहाँ से मुझे ये जो एक्सप्रेशन मैंने निकाला, उससे ये पता लगा कि डेल्टा इज ग्रेटर देन डेल्टा डैश, और कितना बड़ा है, दुगना बड़ा है। मतलब डेल्टा डैश का 2 टाइम्स करोगे तो डेल्टा आ जाएगा। इसको फिजिकली भी समझ सकते हैं बिना कैलकुलेट करे भी कि कम क्यों हो रहा है। ये जो डब्ल्यू लोड है पूरे सेक्शन में, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर एक सेक्शन कट करता हूँ, तो इस सेक्शन पे भी कितना लोड है, डब्ल्यू ही है। अगर इसका मैं जो नीचे वाला पोर्शन है उसका कैपेसिटी बनाऊँ, इसे बैलेंस करने के लिए यहाँ पर भी डब्ल्यू ही लगेगा। ऐसे अगर मैं यहाँ कट करता हूँ तब भी डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू, यहाँ डब्ल्यू। मतलब ये जो डब्ल्यू लोड है, ये पूरे लेंथ में क्या है, सेम है। मतलब यहाँ पर भी डब्ल्यू लग रहा है, ये भी डब्ल्यू 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 डब्ल्यू, और ऊपर भी डब्ल्यू, उतना ही लोड लग रहा है। मान लीजिए कि अगर ये 100 था, तो 100 यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, पूरे लेंथ के अक्रॉस 100 लग रहा है। अब मान लीजिए इसका सेल्फ वेट 100 है, तो यहाँ पर तो कितना लगेगा, जीरो। और 100 कहाँ लगेगा, यहाँ पर। तो उसके बीच में जितने भी होंगे, मान लीजिए डब्ल्यू 1 है, ये डब्ल्यू 2 है, डब्ल्यू 3, डब्ल्यू 4, डब्ल्यू 5, इन सब की वैल्यू 100 से कम ही होगी। सॉरी, इन सब की वैल्यू लेस देन, लेस देन 100 होगी। ठीक, यहाँ पर हर सेक्शन को कितने लोड ने इलोंगेट करा, 100 ने। यहाँ पर 100 जो मैक्सिमम लोड था 100, वो सिर्फ ऊपर वाले सेक्शन पे लगेगा और बाकी सब में उससे कम। तो अगर मैं इंडिविजुअल इलोंगेशन को ऐड करूँ, यहाँ मैक्सिमम इलोंगेशन होगा और यहाँ फिर उससे कम कम होता रहेगा, और यहाँ पर जीरो इलोंगेशन। पर इस केस में जो मैक्सिमम इलोंगेशन यहाँ अचीव हुआ था, वो यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, हर स्टेप में होगा। तो इस समय ये पता लगा कि जो नेट इलोंगेशन इस केस में आएगा वो ज्यादा आएगा, डेल्टा। और कितना आ रहा था, डब्ल्यू एल अपॉन ए ई। और इस केस में क्योंकि हर सेक्शन में पहले जीरो से लेके बढ़ता हुआ 100 गया, तो हर सेक्शन में अलग अलग, अलग अलग लोड लग रहा है, और मैक्सिमम एकदम टॉप मोस्ट में लग रहा है। तो यहाँ पर कितना आ रहा था, डब्ल्यू एल अपॉन में 2 ए। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन से मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आया होगा कि जो हमने एक्सप्रेशन डिराइव करा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो आज के लिए इस लेक्चर में बस इतना ही। हाँ, पर मैं आपको 2 क्वेश्चन देके जाता हूँ। आप पहले इस क्वेश्चन को खुद ट्राई कीजिएगा, अगर सॉल्व होता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं होता है तो नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम उसे पहले सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। ट्राई करना हमारा काम है, होना ना होना वो ऊपर वाला देख लेना। तो दूसरा क्वेश्चन है कि एक ये कोनिकल बार है जिसका लेंथ है एल, ऊपर से ये हैंग कर रहा है, तो यहाँ पर भी क्या निकालना है, इलोंगेशन ड्यू टू सेल्फ वेट, ड्यू टू, मान लीजिए उसका वेट डेंसिटी गामा है, और ये जो ऊपर वाला सेक्शन का जो एरिया है वो ए है। ठीक है, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है और वो कांस्टेंट है पूरे लेंथ के ऊपर। तो आपको वही डेल्टा टोटल निकालना है। जैसे रेक्टेंगुलर केस में, रेक्टेंगुलर बीम में हमने सेल वेट की वजह से निकाला है, यहाँ पर अब कोनिकल बीम में सेल वेट की वजह से आपको इलोंगेशन निकालना है। और जो दूसरा क्वेश्चन मैं चाहता हूँ आप लोग करें, वो ट्राई के जरूर कीजिएगा, वो है टेपर्ड बीम। मान लीजिए बीम कुछ इस तरह से दे रखे हैं, यहाँ पर लोड लग रहा है पी,
ठीक है। तो यहाँ पर इसका डाया मैं लिख देता हूँ। ये जो डाया है वो D1 है, और ये जो डाया है वो D2 है। ठीक है। ये लेंथ L है। तो आपको इसमें भी टोटल इलोंगेशन निकालना है ड्यू टू लोड P, ड्यू टू लोड P। ठीक है। पहला केस जो हमने करा था उसमें यूनिफॉर्म वो था कि पूरा ये जो जैसे यहाँ टैपरिंग हो रही है वहां पर ये पूरा यूनिफॉर्म था, तो वहां तो PL/A ही था। तो इस केस में क्या फॉर्मूला निकल के आएगा वो देखेंगे। और ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आपको मतलब ये वैसे कन्वेंशनल क्वेश्चन है। इसका जो रिजल्ट है वो डायरेक्ट MCQ गेट के एग्जाम में आता है, तो आपको इनके रिजल्ट याद रखने हैं। तो मैं आपको डिराइव करके भी बताऊंगा, आप लोग खुद भी ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट क्लास में फिर हम पहले इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करेंगे। तो थैंक यू, आज की क्लास के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए।